हाउ टू पास बीकॉम, एमकॉम या बीबीए जैसे एग्ज़ाम्स। इन एग्ज़ाम्स में कैसे पास हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग आप तैयारी कर रहे होगे, आपके आने वाले दिनों में एग्ज़ाम हो सकता है कल ही एग्ज़ाम के ना हो। बीकॉम, एमकॉम, बीबीए जैसे अगर आप हो ग्रेजुएशन में और उसमें कैसे हम पास हो जाए उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है कि ये टॉपिक मैं आपको बहुत बड़े तरीके से बता सकता हूँ क्योंकि देखो, जब मैंने बीकॉम एग्ज़ाम दिए थे तो उस समय तो अच्छे ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे, मार्क्स ठीक ठाक आ गए थे उस समय। लेकिन जब मैंने एमकॉम एग्ज़ाम दिए थे तो मैंने भी एंड टाइम पे पढ़ के दिए थे क्योंकि उस समय मैं टीचिंग कर रहा था स्कूल में, तो इतना टाइम नहीं था कि मैं कोई डिटेल में जाके पढूं। तो उस समय कैसे एग्ज़ाम में फिर कैसे मैं पढ़ा था, कैसे मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा क्योंकि आपको मैं डिटेल में, और बाकी को मैंने बहुत सारे देखा है कि किस तरह से जो मेरे साथ थे बीकॉम में उन्होंने भी एंड टाइम में कैसे पढ़ा था। देखो, सबसे पहली गलती क्या होती है, सबसे बड़ी जो कि आपको ध्यान समझना है कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं ना, एक स्ट्रेटजी नहीं होती हमारे पास। हम जैसे कि आपका एग्ज़ाम है, अब आपने देखा सिलेबस, ये यूनिट्स हैं, अब आप सिर्फ पढ़ने बैठ जाते हो एक एक यूनिट को। ये सबसे बड़ी गलती है। आप स्ट्रेटजी नहीं बनाते कि भाई पढ़ने से पहले कौन सी यूनिट आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन सी यूनिट को पहले पढ़ना है, ये स्ट्रेटजी पहले बनानी चाहिए, तब आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। स्ट्रेटजी की बात हो रही सबसे बड़ी, तो स्ट्रेटजी नहीं बनाते। अगर आपने ये स्ट्रेटजी बना ली कि मतलब कि क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी, क्योंकि एंड टाइम पे आपको पता सब कुछ नहीं पढ़ सकते आप, ये आपको ही पता है, सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते। और पढ़ भी लिया तो उसको आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपको याद ही नहीं होने वाला। आपको स्ट्रेटजी बनाने वाली। स्ट्रेटजी कैसे बनेंगे, आप देखो कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाओ और वहाँ से समझो कि भाई ये कौन सी यूनिट में कैसा क्वेश्चन बनता है। यूनिट्स है, उसमें से कौन सा क्वेश्चन बनता है और कौन सी यूनिट है जहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनता, जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है उसको छोड़ो, जहाँ से क्वेश्चन बनता है पहले वो करो। और उसमें भी ऐसे कई सारे, जैसे मान लो 5 यूनिट है आपकी, 5 में से आई एम श्योर बहुत सारे ऐसी यूनिट होगी जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। वो आपको समझ में आ जाएगा जब आप पेपर देखोगे। बहुत सारे कि मान लेते हैं कि भैया 5 यूनिट है, इसमें से कुछ ऐसी यूनिट होगी जहाँ से मान लो आपको 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपको, या 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4 या 3। तो उसमें से कैसे डिसाइड करें, 4 क्वेश्चन मान लो आपको करने हैं, तो आपको पता है कि भैया कुछ 4 ऐसी यूनिट कर लेता हूँ जहाँ से पहले वो 15 नंबर के क्वेश्चन तो मैं अटेम्प्ट कर लूँगा, और वहाँ उस यूनिट में से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। उसकी पहले बस अच्छे से तैयारी करनी है, उसी की तैयारी करनी है अच्छे से, जिससे आप पहले जो बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन है उसको अच्छे से कर पाओ। छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़े बड़े कैसे क्वेश्चन किए जाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से आपके मार्क्स आएंगे। समझ आ रही बात। तो आप पिछले साल के पेपर को आप देख के समझ सकते हो, या आप सबसे बड़ी या तो जो कर चुका है या उसको पूछ सकते हो, लेकिन कई बार वो नहीं मिलता। तो इसलिए आपको यहीं से आपको स्टडीज यहीं से समझ में आएगा, आपको स्ट्रेटजी यहीं से बनेगी। उसके बाद जब पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो अब आपको सबसे पहले वो उठाओ जो आपको थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, जो आपका इंटरेस्ट से मैच हो रही है, या फिर जो आप पहले से पढ़ चुके हो, उसको आप यूनिट को पढ़ोगे तो ज़्यादा बड़े तरीके से पढ़ पाओगे। मतलब एकदम से कोई ऐसी यूनिट ना पढ़ो, ऐसे कोई चैप्टर ना पढ़ो जो कि बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड है, आपके सिर के ऊपर से जा रहा है, बट आप फिर भी पढ़ जा रहे हो, ये बहुत बेकार है। आप जो आपको आता है ना उसको पहले पक्का करो, ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है, क्योंकि जो आपको आता है उसको पक्का करो तो कम से कम अब आपको तो इतना तो पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैं कर लूँगा। लेकिन आप जो आता है उसको पक्का कर नहीं रहे, फालतू की चीज़ें पढ़े जा रहे हो। चलो आप कह रहे हो ये भी पढ़ लेते हो, ये भी पढ़ लेते हो, इसमें से पढ़ लेते हो, उसमें पढ़ लेते हो, ये भी आ जाएगा तो वो भी आ जाएगा, तो ऐसा नहीं करना। देखो, जितना मर्जी कहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए, सब कुछ नहीं आ सकता ना, आपको सब कुछ पढ़ भी नहीं सकते। आप जो आपको लगता है कि हाँ कुछ, या तो आप सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप सिर्फ कुछ यूनिट पकड़ लो,
कि मान लो 3 यूनिट है, मैं 3 यूनिट को बस अच्छे से करूँगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर लूँगा। और आपको पता है कि बीकॉम बीबीए जैसे एग्ज़ाम्स में कोई ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कोई घुमा फिरा के आता है या बहुत सारे अलग अलग तरीके से आ जाएंगे, बोर्ड तो है नहीं। इसमें आपको पता चल जाता है कि इसमें से ये क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, यहीं से आता है। तो 3 यूनिट पकड़ लो, 4 यूनिट पकड़ लो कि मैं उसको बहुत अच्छे से करूँगा, बाकी गई मैं बाकी नहीं करूँगा। ऐसे स्ट्रेटेजी बनाओगे तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे, गारंटी है। वरना अगर आप सिर्फ पढ़ते जाओगे बिना कोई स्ट्रेटेजी के तो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। उसके बाद अब ये अगर आपने कर लिया तो बस आपका दूसरा वो काम होगा, वो है प्रेजेंटेशन। अब आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे, अब आपको सिर्फ आपका अब आंसर शीट जो है, अब सारा का सारा वो है, सारा उसका खेल है कि अब आप आंसर को कैसे लिखते हो, कैसे प्रेजेंट करते हो, अब सारा खेल उसका बचेगा। अगर आपने वो सीख लिया तो फिर हो गया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। आंसर को प्रेजेंट कैसे करते हैं उसको समझना पड़ेगा आपको। देखो, कभी भी लॉन्ग पैराग्राफ कभी ना बनाना, इस चीज़ का ध्यान रखना। कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं, बस ऐसे है आंसर शीट लिखते जा रहे हैं पैराग्राफ की फॉर्म में। बहुत बेकार तरीका है ये। जो एग्ज़ामिनर है ना, उसको पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। ऐसे में एग्ज़ामिनर आपको एक एक लाइन नहीं पढ़ सकता वो, ना उस पर टाइम होगा इतना। तो भैया आप एग्ज़ामिनर, और ऊपर से वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा आपके आंसर को देखे लिखा हुआ क्या है, कैसे पढ़ेगा वो सब कुछ। उसको आसान करो ना, एग्ज़ामिनर की सोचो, एग्ज़ामिनर के पॉइंट से कि मैं आसान कर दूँ आपके लिए। एग्ज़ाम आसान किसे कर दूँ कि जैसे कि ये इतना बड़ा आंसर है, आपने क्या करा, डायग्राम ऐसे बना दिया। मान लो आपको 5 पॉइंट लिखने थे तो 5 पॉइंट का डायग्राम पहले बना दिया, फिर आप एक एक पॉइंट का एक्सप्लेन कर रहे। ये प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि इससे क्या होगा, एज एन एग्ज़ामिनर बहुत मुझे भी आसानी होगी पढ़ने में कि हाँ यार चलो, मान लो 5 पॉइंट के पहले ही नंबर दे देगा वो कि हाँ भाई चलो आते हैं, और अंदर फिर ज़्यादा पढ़ेगा नहीं वो। और पैराग्राफ बनाना भी है तो पैराग्राफ लॉन्ग ना बनाओ ना, ऐसे बनाओ पैराग्राफ बनाया फिर बीच में पॉइंट जोड़ दिए, तभी तो आपका एक प्रेजेंटेशन बढ़िया होगी। वरना इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ पाएगा। ये बहुत ध्यान रखना। और जैसे डायग्राम्स तो आपको हर जगह पे कोशिश करनी है बनाने की, जब भी कोई पॉइंट्स दिख रहे हो बनाने में। कई बार डायग्राम बन नहीं पाते, लेकिन कोशिश करो डायग्राम्स बनाओ, इससे बहुत बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा। और हाईलाइट करो, हाईलाइट मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है। मान लो आपने कोई आर्टिकल लिखा, कोई सेक्शन लिखा, और आपको पता है कि मेरा सेक्शन सही है, आपने कोई सेक्शन लिखा और आपको पता है सेक्शन सही है, तो आपने क्या करा, उसको हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने से एग्ज़ामिनर को आप ये बता रहे हो कि देखो ये मुझे आता है, देखो मेरा ये कितना बड़े सेक्शन लिखा मैंने। तो आप हाईलाइट कर रहे हो, इससे क्या होगा, उसकी नज़र यहाँ जाएगी और वो देखेगा कि हाँ यार बंदे को आता है, सेक्शन लिख रहा है, इसका मतलब आता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं उसको हाईलाइट कर लो, गलत को हाईलाइट ना कर लेना। जो आपको सही लगता है कि हाँ मैंने सही लिखा है बिल्कुल, उसको हाईलाइट करो। हाईलाइट करने से बहुत बढ़िया ब्यूटी आती है आंसर शीट में। देखो प्रेजेंटेशन यही तो है ना, आप कैसे दिखते हो मैटर वो नहीं करता, लेकिन आंसर शीट आपको बहुत कुछ आता क्यों ना हो, बट अगर आप आंसर को प्रेजेंट सही से नहीं करोगे, ब्यूटी तरीके से प्रेजेंट नहीं करोगे सही तरीके से, तो जितना मर्जी आपको आता हो नंबर नहीं मिलने वाले। क्योंकि नंबर तभी मिलते हैं, आपके आंसर शीट जवाब देनी चाहिए, आपकी आंसर शीट अच्छी से प्रेजेंट करना चाहिए आपको। अगर जो आपको आता है उसको सही से आप दूसरों को प्रेजेंट नहीं कर रहे तो उस बात की वैल्यू रहेगी क्या, मुझे बताओ। आपको आता सब कुछ है, बोल नहीं पा रहे हो। ऐसे ही अगर आपको आता सब कुछ है बट प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है ना उसका। हैंड राइटिंग तो देखो इम्पोर्टेंट होती ही होती है, क्योंकि अच्छी हैंड राइटिंग से अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ये मैंने देखा है, जब मैं भी आंसर शीट चेक करी है बोर्ड की, तो वहाँ पर हैंड राइटिंग का इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। क्योंकि उससे समझ में आता है कि हाँ बंदे ने बढ़िया लिखा होगा। लेकिन हाँ अंदर भी मैटर करता है, ऐसा नहीं कि अच्छी हैंड राइटिंग है बट अंदर सब कुछ गलत लिखा हुआ है तो नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बट हैंड राइटिंग थोड़ा तड़का डाल देता है, आपको मान लो आता है बहुत अच्छा, लेकिन हैंड राइटिंग से थोड़ा आंसर में तड़का आ जाता है और बढ़िया नंबर मिल सकते हैं आपको। हाईलाइट करोगे, डायग्राम बनाओगे, पैराग्राफ बनाओगे, स्पेस दोगे सही से, ठीक है, लाइन खींचोगे, पॉइंट में आपको हैंडलाइन कर देना है, लाइन खींचनी है,
तो ये कुछ चीज़ें हैं, यही आपको समझना है बस, बाकी तो। और थोड़ा सा आंसर को बड़ा करके लिखना है। मान लो अगर 15 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा गलती करते लोग। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है या 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ 2 से 3 पेज लिखोगे, ऐसे कैसे नंबर मिल जाएगा कुछ ज़्यादा। कोशिश करो 6 पेज लिखो। अब 6 पेज कैसे लिखे, रिलेटेड टॉपिक लिख दो साथ में। मान लो क्वेश्चन पूछा कुछ हो रहा है, बट जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वही आंसर लिखना है। स्टार्ट हमेशा पहले इंट्रोडक्शन से करो टॉपिक की, फिर मेन टॉपिक पे सीधा ना हो। पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करो, फिर कुछ रिलेटेड टॉपिक लिखो, फिर मेन टॉपिक पे आओ। इससे आंसर बड़ा हो जाएगा। सीधा ना लिखो। अगर आपको लग रहा है कि उसका कंटेंट मेरे पास कम है, तो आंसर सिर्फ 2 से 3 पेज पाएगा। तो आपको लगता है, आप कोशिश करो बड़ा करो, खींचो आंसर को, 6 मार्क्स का लिखो। और मैंने बहुत सारी और वीडियोस बना रखी, आप जा सकते हो मेरी बीकॉम प्रेजेंटेशन स्किल के नाम पे, कि आंसर को बड़ा करके कैसे लिखे, उसकी वीडियो है, तो आप देख सकते हो। तब तक के लिए आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताना कि आपको और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं आपको कमेंट में जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।